आज 16 जून है, उत्तराखंड के लिए वह दिन जब उसने सदी की सबसे बड़ी आपदा का सामना किया। साल 2013 में केदारनाथ आपदा। मुझे लगता है आज 12 वर्षों के बाद हमें फिर से 2013 की उस आपदा पर बात करने की जरूरत है। दरअसल वह सिर्फ आपदा नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। चेतावनी थी कि संभल जाओ। चेतावनी थी कि अत्यधिक संवेदनशील उच्च हिमालयी क्षेत्रों को इस बेरहमी के साथ मत रौंदो। चेतावनी थी कि आस्था के केंद्र को ऐशगाह मत बनाओ। चेतावनी थी कि तीर्थ यात्रा और पर्यटन में फर्क करने की तमीज सीख लो। आज 12 सालों के बाद सवाल है, क्या हमने उस चेतावनी को सुना? जवाब है बिल्कुल नहीं सुना। उस खौफनाक मंजर को हमने भुला दिया। केदारनाथ के मामले में हम पहले से ज्यादा आवारा हो गए। आंकड़े बताते हैं कि 2013 की आपदा के बाद जब फिर से केदारनाथ यात्रा शुरू हुई तो एक तरफ पुनर्निर्माण के नाम पर इस उच्च हिमालयी क्षेत्र को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया, तो दूसरी तरफ साल दर साल यहां आने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। इस वीडियो में हम एक बार फिर 2013 के उस खौफनाक मंजर को याद करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम केदारनाथ के मामले में पहले से कई गुना ज्यादा लंपट हो गए हैं, संवेदनहीन हो गए हैं, और कैसे हम इससे भी ज्यादा भयावह आपदा के लिए परिस्थितियां तैयार कर रहे हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। 15 जून 2013 का दिन था वो। मैं खुद केदारनाथ घाटी के अपने गांव बसुकेदार में था। 2 दिन की हल्की फुल्की बारिश के बाद दोपहर से बारिश का दौर तेज हो गया था। 15 जून की पूरी रात, 16 जून के पूरे दिन और रात और पूरे 17 जून को मुझे नहीं याद कि थोड़ी देर के लिए भी बारिश थमी हो। 16-17 जून की दरमियानी रात को मैंने महसूस किया कि मंदाकिनी नदी का शोर बढ़ रहा है। अनहोनी की आशंका हुई थी। सुबह होते ही मैं छाता लेकर अपने घर से करीब 100 मीटर नीचे उतरा, जहां से मैं मंदाकिनी के प्रवाह को देख सकता था। मंदाकिनी में इतना पानी मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन यह तो 16 जून की रात को केदारनाथ में चौराबाड़ी ताल के छलकने का ही पानी था। 17 जून की सुबह चौराबाड़ी ताल पूरा का पूरा ध्वस्त होने के कारण जो जल सैलाब आया था, उसका पानी यहाँ तक यानी केदारनाथ से करीब 60 किलोमीटर दूर पहुँचना अभी बाकी था, यानी कि बड़ी प्रलय इधर होनी बाकी थी। उस जगह जहाँ मैं मौजूद था, वहाँ से मैं मंदाकिनी को बचपन से देखता आया हूँ, लेकिन मंदाकिनी का यह रूप मैंने पहले नहीं देखा था। सुबह होने के साथ ही गाँव के अन्य लोग भी मंदाकिनी के उस रूप को देखने के लिए वहाँ जमा हो गए थे। हमने महसूस किया कि मंदाकिनी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंदाकिनी नदी और उसके साथ गुजरते केदारनाथ हाईवे के बीच एक बहुमंजिला होटल कुछ साल पहले बना था। देखते ही देखते पहले पानी होटल तक पहुंचा, फिर होटल की एक मंजिल डूब गई और थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा होटल ताश के पत्तों की तरह बिखरकर मंदाकिनी के पानी में समा गया। होटल से कुछ दूरी पर कुछ देर पहले तक एक जेसीबी मशीन नजर आ रही थी, उसका ऊपर का हिस्सा। वह मशीन अब पानी में डूब चुकी थी, शायद बह चुकी थी या मलबे में दब चुकी थी। हमारे देखते ही देखते केदारनाथ हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भी ढह गया और मंदाकिनी में बह रहे मलबे का हिस्सा बन गया। दोपहर होने को थी, बारिश जारी थी। मंदाकिनी को देखने के लिए आने वालों का सिलसिला लगातार चल रहा था। किसी ने आकर बताया कि चंद्रापुरी का पुल बह गया है। इस बात पर यकीन करना मेरे लिए आसान नहीं था। छुटपन में हमारा दृढ़ मत था कि चंद्रापुरी में जो लोहे का पुल है वो खुद भगवान ने बनाया है, ताकि हम नदी के दूसरी तरफ सड़क तक जा सके और वहां से मोटर गाड़ी में बैठकर देश प्रदेश जा सके। मैंने करीब 2 किलोमीटर दूर उस पहाड़ी पर जाने का निश्चय किया, जहां से मैं चंद्रापुरी को देख सकता था, जहां से चंद्रापुरी दिखाई देता था। वहां पहुंचा तो वहां भी पहले से कई लोग मौजूद थे। जिस पुल के बिना हम चंद्रापुरी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वह वहां नहीं था। वहां सिर्फ दोनों तरफ खड़े पुल के पिलरों से टकराकर प्रचंड रूप में आसमान की ओर उछलती मंदाकिनी की लहरें थी।
चंद्रापुरी जो बचपन में हमारे लिए किसी बड़े शहर जैसा था और हमारा प्रमुख बाजार था, वह आधा से ज़्यादा बह चुका था। हालांकि उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जो हाल के सालों में बढ़ते बढ़ते मंदाकिनी के बिल्कुल पास तक फैल चुका था। हर जगह नदियों में इसी तरह अतिक्रमण हो रहा है। वैसे मुझे बताया गया कि चंद्रापुरी के आगे विजयनगर और सिल्ली के पुल भी बह गए हैं। विजयनगर में पुराना देवल मंदिर और सड़क का नामो निशान मिट चुका है और विजयनगर बाजार का भी काफी हिस्सा बह गया है। 17 जून को हमारा पूरा दिन मंदाकिनी की विनाश लीला देखने और अटकलें सुनने में ही निकल गया। 18 जून को मौसम साफ हो गया था। आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराने लगे थे। दोपहर बाद कहीं से खबर आई कि केदारनाथ पैदल मार्ग का प्रमुख पड़ाव रामबाड़ा पूरा बह गया है और कई लोग मरे हैं। कुछ लोग केदारनाथ में भी नुकसान होने की बात करने लगे थे, लेकिन हुआ क्या है यह किसी को भी पता नहीं था। मेरे गांव के कई युवक भी केदारनाथ में थे। अलग अलग कामों के सिलसिले में कुछ खच्चर चलाने के लिए गए थे, कुछ दूसरे कामों के लिए। उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था। उनके घरों में चिंता थी। 19 जून की सुबह तक यह तो साफ हो गया था कि बड़ी तबाही हुई है। खच्चर लेकर गए 1-2 लड़के मेरे गांव के वापस आए थे। उन्होंने जो बताया वह बहुत भयावह था। गांव के बाकी युवक कहाँ हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। बस वे इतना बता पाए कि कितनी मुश्किलों से और कैसे कैसे वो लौट आए हैं। 19 जून की शाम तक कई लोगों की मौत हो जाने की बातें हवा में तैरने लगी थी। 3 दिन तक सरकार और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे रहने के बाद आखिरकार छिटपुट रूप से राहत और बचाव कार्य शुरू करने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन तबाही जितनी बड़ी हुई थी उस स्तर का राहत और बचाव कार्य कहीं नहीं हो रहा था। मेरे गांव के भी 7 लड़के इस आपदा में मारे गए थे, इस आपदा के शिकार हो गए थे। 20 जून तक मीडिया टिहरी, घनसाली और मेरे गांव बसकेदार होते हुए गुप्तकाशी और उससे आगे तक पहुंच गया था और अलग अलग जगहों से भयावह तस्वीरें सामने आने लगी थी। उसके बाद जो हुआ, जो सामने आया, वह सबने देखा। इस तबाही में केदारनाथ, रामबाड़ा और गौरी कुंड में मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा 12,000 है, लेकिन आशंका इससे कई गुना ज्यादा लोगों की मौत की है। जल प्रलय से बचने के लिए जो लोग पहाड़ों की तरफ चढ़े उनमें से भी ज्यादातर भूख, प्यास, ठंड और ऑक्सीजन की कमी से मारे गए। घटना के अगले साल केदारनाथ और रामबाड़ा के आसपास की पहाड़ियों पर सैकड़ों लोगों के कंकाल मिले और बाद के सालों में केदारनाथ पुनर्निर्माण के दौरान भी मलबे में मानव कंकाल मिलते रहे थे। अब सवाल यह है कि 2013 के इस जल प्रलय से हमने क्या कोई सबक लिया? जवाब फिर वही, कोई सबक नहीं लिया। केदारनाथ में पुनर्निर्माण के नाम पर जो तमाशा किया गया और किया जा रहा है, जो कंक्रीट का जंगल उगा दिया गया है, वह इस उच्च हिमालयी क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी के अनुकूल है? बिल्कुल नहीं है। सरकार यहां आने वालों की संख्या के साल दर साल रिकॉर्ड बनाने की फिराक में है, बिना यह सोचे कि इतने लोगों की व्यवस्था कैसे होगी और एक साथ इतने लोगों के पहुंचने से हिमालय कितना प्रभावित होगा। ऋषिकेश से चारों धामों तक लगने वाले जाम और अफरा तफरी की तरफ सरकार का, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हाल के सालों में यात्रा सीजन शुरू होते ही पहाड़ के लोग एक तरह से अपने घरों में कैद हो जाते हैं। श्रद्धालुओं से ज्यादा हुड़दंगियों के पहुंचने से भी हालात बिगड़े हैं। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आपदा के बाद किस तरह से केदारनाथ जाने वालों की संख्या बढ़ी, यह गौर करने लायक है। आपदा के बाद के साल 2014 में यात्रा ठीक से शुरू नहीं हो पाई थी तो मात्र 41,000 लोग ही केदारनाथ पहुंच पाए थे। 2015 में यह संख्या 1,54,000 और 2016 में 3,09,000 हो गई। 2017 में 4,71,000 और 2018 में 7,31,000 लोग केदारनाथ गए। 2019 में केदारनाथ पहुंचने वालों की संख्या करीब 10 लाख थी। 2020 और 21 में कोविड के कारण ज्यादातर समय यात्रा नहीं चली, बंद रही, लेकिन 2022 के बाद फिर से यात्रा ने पुरानी रफ्तार पकड़ ली। 2022 में 15,63,000 लोग केदारनाथ गए। 2023 में यह संख्या बढ़कर 19,55,000 हो गई। 2024 में कुछ कम 16,52,000 लोग केदारनाथ पहुंचे। कुछ लोगों को मेरा कहना बुरा लग सकता है,
लेकिन सच्चाई यह है कि यात्रियों की जो यह संख्या है, इसमें वास्तविक श्रद्धालुओं का प्रतिशत बहुत कम है। ज्यादातर हुड़दंगी हैं, तफरीबाज हैं और रीलबाज हैं इनमें शामिल, इस आंकड़े में शामिल। एक और सवाल आपसे, क्या केदारनाथ जैसे प्राकृतिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी इतनी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभाल सके? इस भीड़ के कारण तमाम तरह की अव्यवस्थाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इससे हिमालय भी बुरी तरह से विचलित हो रहा है, ये हम देख नहीं पा रहे हैं। यह एक और बड़ी त्रासदी की नींव है। यह तय है 2024 में फिर से कुदरत ने एक छोटी सी चेतावनी दी थी। वीडियो क्लिप देख लीजिए। यहाँ से दोनों पुल बह चुके हैं। ये है रामबाड़ा, यहाँ पर जो दो पुल थे पलटा उधर को आगे धक्का दो। 2013 की बड़ी चेतावनी को नजरअंदाज कर देने वाले 2024 की छोटी सी चेतावनी पर ध्यान देते ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी। हेलीकॉप्टर, अब तो हेलीकॉप्टर सेवा को केदारनाथ टेम्पो सर्विस कहा जाने लगा है। ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ की तबाही की भूमिका नए सिरे से और जोरदार तरीके से लिख रहे हैं। मेरा मानना है कि 2013 की तबाही की भूमिका भी मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर सेवाओं ने ही लिखी थी। हेलीकॉप्टर की वाइब्रेशन से ही चौराबाड़ी ग्लेशियर हिला होगा और पूरा का पूरा ग्लेशियर नीचे चौराबाड़ी ताल में गिरा होगा, ऐसा कुछ जानकार भी मानते हैं। आज हर रोज केदारनाथ में उतरने वाले हेलीकॉप्टर की संख्या 2013 के मुकाबले कई ज्यादा है। नियमों की अनदेखी कर चलाए जा रहे हैं ये हेलीकॉप्टर एक तरफ इनमें सवार लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिमालयी ग्लेशियरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा नुकसान जो कभी नहीं भरा जा सकता। हम सिर्फ कामना कर सकते हैं कि 2013 जैसा फिर से कभी ना हो। हमें संभलने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक अनुरोध, आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर भी करें। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी देखें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे, तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर मेरा आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंक डिटेल भी दी है। आर्थिक सहयोग करने के लिए मैं आलम रामपाल जी का और KS रावत जी का आभार व्यक्त करता हूं। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।